प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछले व्याख्यान में हमने प्रतिरोधकता का ताप के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है, पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ा था अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तीसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। चौथा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। और पांचवा परिपथों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। और उसके बाद छठा टॉपिक पढ़ा था हमने कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंसेस। तो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं। इनिशियली दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मिश्रित क्रम में भी आएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं। पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा बच जाता है इस प्रकार करने पर, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बच जाता है। और अब जो दो सिरे बचते हैं उन पर क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी, एक सेल या एक सोर्स जोड़ देते हैं। देखिए, आइए समझते हैं। तो इस क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों का सिरे से सिरा, सिरों से सिरा, सिरों से सिरा जोड़ते जाते हैं भाई। अर्थात पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे, तथा इसी क्रम को आगे को जोड़ते चले जाते हैं। समझिएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है। पिछली क्लासेज में 10th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। फिर से आइए समझ लेते हैं। मान लें हमारे पास रेजिस्टर है, पहला रेजिस्टर R1, ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3, ऐसे चौथा, पांचवा, पुसो। चलिए हम मान लेते हैं इन तीन रेजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये R1 का पहला सिरा छोड़ दीजिए, दूसरे सिरे से हमने दूसरे का पहला सिरा, दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला, अप टू सोन। तो लास्ट में बच जाएगा पहले का पहला सिरा और दूसरे का दूसरा सिरा, अंत वाले का दूसरा सिरा। और फिर इससे हमने क्या जोड़ दिया, एक सप्लाई लगा दी, एक सेल जोड़ दिया या एक बैटरी जोड़ दी। जब हम ऐसा करते हैं, सीरीज, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के बाद एक जोड़ देंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें होता क्या है कि इन सभी प्रतिरोधों से होते हुए, देखो बैटरी के, सेल के, ये धन सिरे से धारा ऐसे प्रवाहित होएगी, ऐसे चलेगी भाई। तो इसका मतलब सभी प्रतिरोधों में क्या होगा भाई, धारा समान प्रवाहित होगी। परंतु जो सेल का नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये बटेगा। ये V में से V1 इसके सिरों के बीच ड्रॉप हो जाएगा, V2 इसके सिरों के बीच ड्रॉप हो जाएगा, और V3 इसके सिरों के बीच ड्रॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वो बटेगा। जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या होएगा, बटेगा। कैसे बटेगा भाई, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, I तो सेम है, R जिस रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा उसके सिरों पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसके सिरों पर कम पोटेंशियल ड्रॉप होएगा। जब हमने ऐसा कर दिया तो V डिवाइड होगा, तो हम कहां से इसको शुरू करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान ले हमने इसको बैटरी मान लीजिए, माना 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, 12 वोल्ट में से सपोज 6 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो गया।
4 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो गया, 6 4 है 10, 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो गया, 10 2 12 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट माना है भाई। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहां से। अब पहले रेजिस्टर के एक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 मान लेते, इज इक्वल V इज इक्वल ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1, I तो सेम है सब में। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V2 इज इक्वल टू IR2। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इज इक्वल टू IR3। ऐसा चलते गया। अब मान लिया कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सब का मिला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सपोज R है। तब ये इतना बड़ा सर्किट ये कैसा बन जाएगा भाई, ऐसा कर दोगे, ये R1 R2 R3 का मिला करके कितना है माना, R है ये। तब V इज इक्वल टू, तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो तब V इज इक्वल टू I इंटू R। अब हम क्या कर दें इस फर्स्ट स्टेप में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दें। V इज इक्वल टू IR रख दें, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, ऐसा कर दें, सबके मान रख दें। तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तो सुनो, अब श्रेणी क्रम में ध्यान रखिएगा। देखो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का भी पढ़ा था भाई, कैपेसिटर्स का भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है और रेजिस्टेंसेज का भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या देखना, कंपैरिजन कर रहे हैं। इधर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम अभी हमने देखा और इधर संधारित्रों का हमने दूसरे पार्ट में पढ़ लिया। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिएगा, दोनों का क्या डिफरेंसेज हो रहे हैं इन दोनों में भाई। देखिए ये हमारे पास रेजिस्टर थे R1 R2 R3 अप टू सोन, ऐसे R1 R2 R3 एक के बाद एक जोड़ते गए, अभी हमने पढ़ा। और फिर हमने क्या लगा दिया, ये सोर्स लगा दिया। सोर्स का एक तरफ हमने पॉजिटिव टर्मिनल डाल दिया और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल डाल दिया। तो करंट फ्लो हुई, करंट सभी रेजिस्टर में I सेम फ्लो हो रही है। सपोज इस सेल का, इस सोर्स का, इस बैटरी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये भी क्या होगा भाई, बटेगा V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस, V3 इसके अक्रॉस, V3 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस, V1। ऐसे ही चलिए पहले हम रेजिस्टर्स को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो पहली चीज मैं बहुत छोटे में लिख रहा हूं, सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में धारा I क्या समान प्रवाहित हो रही है भाई। धारा I क्या है, समान है, ये सब में होते हुए I फ्लो हो रही है भाई। दूसरा, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, ये क्या है भाई, ये विभवांतर अलग अलग है भाई, अलग अलग है। और जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 रेशियो V2, ये ध्यान रखना है, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 अप टू सोन, ये
in the ratio of resistance R1 ratio R2 ratio R3 up to so. दूसरी चीज होगी विभवांतर अलग। तीसरी चीज आई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन R3, ऐसा चलता रहेगा। मान लें ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो कुल कितना मिल जाएगा? 2 धन 3 धन 4, 2 3 2 5 4 9 ओम मिल जाएगा भाई। जब हमको ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना होता है, छोटे छोटे प्रतिरोध हमारे पास है, तो उनको कैसे जोड़ देंगे? सीरीज में हमको सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और चौथी चीज याद रखना, क्या? चौथी चीज जो पावर कंजम्पशन होगा, पावर डिसिपिएट होएगी, एनर्जी डिसिपिएट होएगी, वो क्या होएगी भाई? उसका रेशियो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अप टू सोन। ये किस रेशियो में होगा भाई? ये भी रेजिस्टेंसेज के रेशियो में ही होगा। R1 रेशियो R2 रेशियो R3। क्यों क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि आपने जब करंट सेम फ्लो होती है तब परिपथों में व्यय विद्युत ऊर्जा किससे निकालेंगे? हमने V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई या I स्क्वायर R, या हमने निकाला था V स्क्वायर अपॉन R से निकाला था, तो यहां I स्क्वायर R से निकालेंगे तो I तो सेम होगा, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। जिस रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा वहां ज्यादा विद्युत शक्ति व्यय होगी उस रेजिस्टर में, और जिस रेजिस्टेंस का मान कम होएगा उस रेजिस्टर पर कम पावर लॉस होगी। अब इसी को यदि हम कैपेसिटर्स के लिए लागू करते हैं, यदि हम कैपेसिटर्स के लिए लागू करते हैं, देखिए हमारे पास सपोज C1 C2 C3 अप टू सोन CN, C1 C2 C3 तीन रेजिस्टर हैं, चलिए तीन ही ले लेते हैं। इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ा, जोड़ करके क्या कर दिया? एक सोर्स से लगा दिया, सोर्स सेल बैटरी, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो यहां से करंट फ्लो होगी, मींस चार्ज फ्लो होगा। यहां करंट लेते थे, यहां चार्ज फ्लो कराते थे। बात एक ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट ही हुआ होने को। अब देखिएगा यहां चार्ज से, यहां सभी प्रतिरोधों में धारा समान थी, यहां सभी संधारित्रों में क्या होगा भाई? आवेश समान होगा। पहली पहली प्लेटों पर धनावेश, दूसरी दूसरी प्लेटों पर ऋणावेश, इसको अर्थ कर देते थे बाहर वाली प्लेट को, लास्ट वाली की। ठीक है जी। तो पहला इसमें क्या? सभी संधारित्रों, बाद में मैं बहुत छोटे में लिख दूंगा, संधारित्रों में आवेश। संधारित्रों में आवेश का मतलब संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश होता है भाई, ये ध्यान रखना। आवेश क्यों क्या होगा भाई? समान। आवेश क्या होगा? समान। यहां क्या थी? धारा समान। अच्छा, इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर यहां भी बटेगा। ये पहले वाले संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर V1, ये V2, ये V3, इसकी प्लेटों के अक्रॉस V1, इसकी प्लेटों के अक्रॉस V2, इसकी प्लेटों के अक्रॉस V3 अप टू 0, ऐसा चलता रहेगा। नंबर 2, संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा भाई? वही अलग अलग V1 V2 V3 अप टू 0। अब परंतु ये रेशियो किस रेशियो में होगा भाई? V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो अप टू 0,
ये होगा इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंसेस, C1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। समझिएगा भाई, क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू सी भी, V इज इक्वल टू Q/C, तो Q तो सेम है, तो C1 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। इस रेशियो में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसकी प्लेट्स पे कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसका कैपेसिटेंस, जिस संधारित्र का कैपेसिटेंस, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसकी प्लेट्स पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यहां देखो, यहां रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा था वहां पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, यहां कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा। डिफरेंस देखिए, इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं। रेजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल निकालते हैं 1/C। यहां तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/, रेशियो 1/, हाँ यस, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा भाई। और पावर देखिए, पावर, अब यहां तो पावर ले रहे हैं, वहां क्या ले लेंगे? एनर्जी स्टोर्ड ले लेंगे। कैसे कैसे एनर्जी स्टोर होगी भाई? देखो, एनर्जी हम निकालेंगे तो एनर्जी के लिए वहां 3 फॉर्मूले निकाले थे हमने, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q² ये Q² से निकालेंगे क्योंकि Q सेम है, हाफ Q² से निकालेंगे। तो इसमें चौथी चीज, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी U1 रेशियो U2 रेशियो U3 रेशियो अप टू सो, ये किस रेशियो में होएगी भाई? 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3 रेशियो अप टू सो। ये देखिए, ये हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रतिरोधों और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों से बचने के लिए ये आप तुलनात्मक अध्ययन जरूर करिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया भाई, बिल्कुल सामान्य सा है, एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो। इसको नंबर 16 कर दिया हमने, 15 नंबर तक परसों पढ़ा था, इसको नंबर 16। चलिए आगे, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम आते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस हैं, सपोज R1 R2 R3 R4 अप टू सोन, ये जितने भी रेजिस्टर हैं, इन सब रेजिस्टेंसेज के पहले सिरों को एक जगह पर जोड़ लेंगे, एक जिसको हम संधि कहते हैं, एक संधि बना देंगे। ये पहले का पहला सिरा, दूसरे का पहला सिरा, तीसरे का पहला सिरा यहां ले आए A पर, चलिए इसको जंक्शन A कह दिया, इस संधि पर जोड़ दिया तीनों को। और सभी रेजिस्टर्स के दूसरे सिरे कहां जोड़ दिए? दूसरी संधि पर, चलिए इसको B कह देते हैं। अब हमारी 2 संधियां बच गई, इन 2 संधियों पर फिर हमने सोर्स लगा दिया, हो गया भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा जब हमने एक परिपथ बना दिया तो हम क्या करेंगे भाई? देखिएगा, अच्छा, अब जब हमने इस सोर्स को इन 2 जंक्शंस के बीच लगा दिया,
माना इस बैटरी का, इस सेल का, इस स्रोत का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। तो V सब R1 के अक्रॉस भी रहेगा, R2 के अक्रॉस भी रहेगा, R3 के अक्रॉस भी रहेगा, क्योंकि इन दो संधियों पर V सबकी कॉमन जंक्शन है, तो V सेम रहेगा। परंतु यहां से जो करंट फ्लो होगी I, यहां से बटेगी, ये I इस संधि A पर आई, तो यहां से I1 इधर को चलेगी, I2 इधर को चलेगी, I3 इधर को चलेगी। यहां से I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, यहां से I3 आएगी, फिर से मिल जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से I गई बटी I1 I2 I3 में, फिर से यहां मिल करके I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहीं से शुरू करेंगे। सीरीज में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से शुरू करा था, यहां क्या करेंगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, नंबर फर्स्ट स्टेप कर दिया भाई। अब R1 में कितनी धारा बहेगी? ओम्स लॉ लगा दो। V इक्वल टू I बराबर V अपॉन R। I1 इज इक्वल टू V1 का मतलब V तो सेम है ना, तो R1 में प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ऐसे R2 में प्रवाहित धारा I2, करंट इन द रेजिस्टेंस R2, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। सिमिलरली करंट थ्रो R3, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। मान लें इन सब का R1, R2, R3, इन सब का मतलब इन दो जंक्शंस के बीच, इन दो संधियों के बीच कुल प्रतिरोध कितना हो गया इन सबका मिला करके? R। तब इस सर्किट को हम कैसे कर देंगे? ऐसा, ये A, ये B, देन नेट करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। नेट करंट कितना हो गया? V अपॉन R। अब हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें क्या कर दें भाई? सबकी वैल्यू पुट कर दो। I1, I2, I3, I की वैल्यू पुट करेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन अप टू सो। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है रेजिस्टर्स के लिए। फिर से यहां भी कंपैरिजन करें भाई, ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिए श्रेणी क्रम में हमने कंपैरिजन करता है किया, अब हम आते हैं समांतर क्रम में। वो तो श्रेणी क्रम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना, ये रेजिस्टर थे, देखिए ये ऐसा, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, समांतर क्रम संयोजन लिख देता हूं मैं, क्रम संयोजन। ये देखिए, ये पहले सिरे हमने एक संधि पर जोड़ दिए और दूसरे सिरे कहां जोड़ दिए? दूसरी संधि पर। और इन दो संधियों के बीच हमने फिर ये इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। यहां पर क्या लगा दिया भाई? एक बैटरी जोड़ दी, एक सेल जोड़ दिया, एक स्रोत जोड़ दिया। मान लें कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है भाई। ये धन सिरा A पर डाल दिया, ऋण सिरा B पर डाल दिया। यहां से सपोज करंट आई, करंट I1 गई पहले वाले को, I2 गई दूसरे वाले को, I3 गई तीसरे वाले को। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। ऐसे ही यदि हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कर रहे थे तो इसमें भी हम संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक संधि पर जोड़ रहे थे और दूसरी प्लेटों को हम कहां जोड़ रहे थे? दूसरे जंक्शन पे। ये जंक्शन A हो गया, ये जंक्शन B हो गया, और फिर यहां पर हम स्रोत लगा दे रहे थे। ये देखिए स्रोत लगा दिया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये C1, ये C2, ये C3। देखिए समांतर क्रम में यहां भी पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, C2, C3 सेम। यहां पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 सेम। पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? समान। यहां क्या बट रहा था? धारा। यहां क्या बटेगी? यहां हम मानेंगे चार्ज। इस पहले वाले को Q1, पहली की प्लेटों की ओर Q1, दूसरी की में Q2 और तीसरे में Q3। ऐसा यहां हमने शुरू करा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां शुरू करेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहली चीज I मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा करंट क्या रहेगी भाई? पैरेलल में समान। यहां क्या मानेंगे? आवेश Q समान। सभी संधारित्रों में आवेश क्या होगा? संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होगा भाई। नहीं सॉरी, ओहो, धारा, विद्युत धारा समान नहीं, अलग अलग। अलग, अरे डिवाइड हो रहा है भाई। I1 प्लस I2 प्लस I3 अलग अलग। यहां आवेश अलग अलग। यहां धारा बढ़ रही है, यहां आवेश बढ़ रहा है। समान क्या होगा? गलत लिख रहे थे हम। असमान क्या होगा? विभवांतर। विभवांतर भी क्या रहेगा भाई? समान। यहां भी विभवान, नंबर 2 विभवांतर भी समान रहेगा भाई। आवेश अलग अलग, भी समान पड़ा हुआ है। अब देखिए, इसमें हमने इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा निकाला। और ठीक यहां भी निकालिए। यहां हमने तीसरी चीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा निकाल दिया है भाई। और देखो चौथी चीज पावर। पावर, पावर, यहां एनर्जी लोगे, यहां पावर लोगे। अब यहां पावर किससे निकालोगे? देखो करंट तो डिफरेंट है, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अक्रॉस R1, R2, R3 सेम है। तो V²/R से करोगे। V²/R से करोगे तो V²/R से करोगे तो चौथी चीज P1, R1, R2 और R3 में क्रमशः शक्ति क्षय का रेशियो है भाई। P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अप टू सो। ये होगा किस रेशियो में होएगा भाई? 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें है। मतलब जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें सबसे ज्यादा शक्ति क्षय होगी, जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें शक्ति क्षय कम। जिस प्रतिरोध का मान कम उसमें शक्ति क्षय ज्यादा। और ठीक ऐसे ही यहां एनर्जी के रूप फॉर्म में निकाला U1 रेशियो U2 रेशियो U3। किस रेशियो में होगा भाई? देखिए हाफ CV² से निकालिए। भी तो सेम है। C1, ये देखिए C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अरे U इज इक्वल टू हाफ CV² से निकालोगे, यहां उससे निकालोगे। Q²/C से नहीं निकालोगे, हाफ Q²/C से नहीं निकालोगे। तो यहां आ जाएगा किस रेशियो में आएगा भाई? एनर्जी जो स्टोर्ड होएगी वो होएगी C1 रेशियो C2 रेशियो। ये हो गया हमारा क्या? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। किसका?
प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और इसी के साथ साथ हमने कंपैरिजन भी कर दिया कि प्रतिरोधों और संधारित्रों का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर है। सिमिलरली प्रतिरोध और इनका समांतर क्रम संयोजन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तब क्या होएगा। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगला आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास। क्या, पीछे हमने सेल, बैटरी, छोटी छोटी कुछ चीजें पढ़ी थी जब हमने पाठ शुरू करा था। तो सेल का, बैटरी का एक तो ईएमएफ पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी, फिर रिपीट कर रहे हैं, और एक पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का संयोजन बैटरी, और एक पढ़ा था बाह्य प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ओम्स लॉ पढ़ा था, मतलब प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करना। ऑब्स्टिकल एक फैक्टर है व्हिच क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ द करंट। प्रतिरोध है वो। तो हमने प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये सब पढ़ लिए हैं। तो हम आते हैं किसमें, तीसरे टॉपिक में आते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन निकालते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में भी और उत्तराखंड बोर्ड में भी। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। पहले हम डेरिवेशन निकालते हैं, फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध, ये पढ़ना है भाई। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी, कैपिटल भी से डिनोट करेंगे, ऑफ ए सेल। ठीक है जी। हमारे पास एक सेल है भाई, क्या मान लिया हमने, एक सेल ले लिया। सेल ले लेते हैं, ये देखिए ये सेल है भाई। सेल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। और इसका ईएमएफ ई, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर दिखाया था स्मॉल आर। पीछे हमने थोड़ा सा अध्ययन करा था। इस सेल को हम किसी परिपथ में जोड़ देते हैं, परिपथ जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बाह्य प्रतिरोध है परिपथ का, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल। इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल आर, कैपिटल आर। इस सेल से, सेल को हमने इस सर्किट, इसको कह देते हैं परिपथ, इस रेजिस्टर से जोड़ दिया तो एक क्लोज सर्किट बन गया। जब भी क्लोज सर्किट बनता है तो करंट फ्लो होने लगती है। आइए, पीछे पड़ा हुआ है, देखो सेल के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या, एक तो ईएमएफ पढ़ा था। ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब ईएमएफ क्या होता है, एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे परिपथ में फ्लो कराएंगे। पूरा एक साइकिल फ्लो कराना है चार्ज को। सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो सेल का ईएमएफ होता है। इसको कैपिटल ई से दिखाया था हमने, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है नेटवर्क, होल सर्किट में इंक्लूडिंग सेल, होल सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क डन होना है वही क्या है भाई, ईएमएफ है सेल का। ठीक हो गया।
अब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पीछे पढ़ लिया है वैसे, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। टर्मिनल पोटेंशियल है सेल के एक सिरे से आवेश को दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वर्क डन। या ऐसा परिपथ में जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यूनिट चार्ज को उस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा वो भी टर्मिनल पोटेंशियल है। इस सर्किट का नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R। तो यूनिट चार्ज को इस प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा सेल का टर्मिनल पोटेंशियल। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ सेल के कैथोड से एनोड तक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क डन, या सेल के एनोड से कैथोड तक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क डन। इसमें होल सर्किट नहीं लेते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, या तो यहां से यहां तक लोगे, या निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक, फिर ये बी आ गया तो V इज इक्वल टू WAB/Q। इस WAB और इस W में थोड़ा सा अंतर है, वहां होल साइकिल ले रहे हैं, यहां कोई दो बिंदु ले रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल देता है। ठीक। अब सेल को संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करना है तो सेल को यहां पर दो काम करने पड़ते हैं भाई। यहां आने से भी पहले सेल का क्या होता है, पीछे हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब सेल के भीतर इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा के मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में, या जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है एक फैक्टर इंटरनली, उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब यहां बाहर सर्किट में बाहर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक बाह्य प्रतिरोध, सेल के भीतर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक आंतरिक प्रतिरोध। अब ई और भी में हमको एक रिलेशन निकालना है, या इस रिलेशन को निकालने से पहले एक चीज और सुन लीजिए। मान ले हमारे पास कोई शेल है, चलिए ड्राई शेल ले लेते हैं जो टॉर्च में डालते हैं, या घड़ी में जो ड्राई शेल पड़ती है, पिन शेल जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 1.5 वोल्ट की होती है। 1.5 वोल्ट की सेल है तो 1.5 वोल्ट उस सेल पे लिखा हुआ है, तो ईएमएफ हुआ उस सेल का 1.5 वोल्ट। ध्यान रखना, यदि हम सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहें भी का मान हमेशा 1.5 वोल्ट से थोड़ा कम आएगा, उसको मेजर करेंगे तो। जब इसका मतलब सेल के भीतर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव में, पोटेंशियल में, ईएमएफ में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा जब भी किसी सेल से, किसी बैटरी से हम करंट लेते हैं, उसको सर्किट में यूज करते हैं, तो V का मान हमेशा E से कम आएगा। ऐसे ही हमने बैटरीज पढ़ी थी, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था। अब हम आते हैं E और V में रिलेशन निकालते हैं, तो इस सेल को, इस स्रोत को, चलो आप सेल मानिए, अभी बैटरी छोड़ दीजिए, बैटरी और सेल में हमने डिफरेंस पढ़ा था। इस सेल को इस परिपथ में आवेश को फ्लो करना है तो यहां दो प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस सेल को इस सर्किट में चार्ज फ्लो कराने के लिए दो काम करने हैं। एक तो बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके अपोज में वर्क डन करना है, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अपोज में कार्य करना है। तो
यहां पर हमने थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिया है आंतरिक कार्य। इंटरनल वर्क जो होएगा, आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल आर कह रहे हैं सेल का, उसके विरुद्ध आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क डन होगा उसको डब्ल्यू इंटरनल कहेंगे। इस आंतरिक कार्य को डब्ल्यू इंटरनल, डब्ल्यू आई कह दिया मैंने। ऐसे बाह्य प्रतिरोध जो है ये आर, देखिए आर, इस बाह्य प्रतिरोध जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें चार्ज को फ्लो कराना है, तो वहां चार्ज फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क कितना भाई, वो बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध, इसको हम डब्ल्यू एक्सटर्नल कह देते हैं। तो कुल कितना कार्य हो गया, W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल नंबर 1। इस सेल को चार्ज फ्लो कराना है इस सर्किट में, एक बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो नेटवर्क कितना हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। अब देखिएगा भाई, डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होगा भाई, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्यों, देखिए विभुवन V बराबर W अपॉन क्यू होता है, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। तो एक्सटर्नल वर्क हो गया V इंटू क्यू। और ऐसे ही डब्ल्यू इंटरनल कितना हुआ भाई, ये देखिए डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू V आर इंटू, वी आर क्या है, भी पे छोटा सा आर लगा रखा है। वी आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी आर। तो वी आर इज इक्वल टू, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर होगा भाई, और कैपिटल भी बराबर होगा आई इंटू कैपिटल आर। पीछे पड़ा है, ओम से लॉ लगाएंगे भाई, यहां तो ओम से लॉ लगाएंगे, कहां, यहां भी ओम से लॉ लगाएंगे, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ओम से लॉ लगाएंगे। यहां भी इज इक्वल टू, कैपिटल भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, कैपिटल आर। यहां भी आर इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस भी आर इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर करेंगे। वी आर इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू। सिमिलरली नेटवर्क W इज इक्वल टू, अरे भाई W इज इक्वल टू, ये देखिए ये पोटेंशियल EMF की डेफिनेशन देखिए, W इज इक्वल टू E इंटू क्यू। सो नेटवर्क W इज इक्वल टू E इंटू क्यू। क्या ये सबकी बात समझ में आ गई होगी, रख देते हैं मान, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू इज इक्वल टू V इंटू क्यू प्लस V आर इंटू क्यू। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू V प्लस वी आर, देखिए वी आर इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ये लिखा है मैंने। कैपिटल V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। कैपिटल V को तो ऐसा ही रहने दीजिए, स्मॉल वी आर को नहीं, वी आर को लिख दीजिए आई इंटू स्मॉल आर। सो या तो ऐसा करेंगे, या V इज इक्वल टू E माइनस नंबर
कितनी चीज आई थी भाई, श्रेणी क्रम में आ गया था। देखिए हमारा श्रेणी क्रम में आया था हमारा 16वां नंबर, और समांतर क्रम में आया था हमारा 17वां नंबर, और दिस इज नाउ नंबर 18। ये देखिए, जब हम सेल को किसी सर्किट में डिस्चार्ज करेंगे, ये देखिए सेल को क्या कर रहे हैं, सेल से क्या कर रहे हैं, धारा ले रहे हैं, सेल डिस्चार्ज हो रही है, तब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसीलिए जैसे हमने कहा था कि सेल से जब हम ऊर्जा लेते हैं, मान लें हमारे पास 1.5 वोल्ट की सेल है, 1.5 वोल्ट की सेल है, E इज इक्वल टू 1.5 हुआ। भी यदि हम उसका मेजर करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से हमेशा कम आएगा, 1.3 आ गया माना। तो 0.2 कहां गया भाई, ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस वो लॉस होगी, उतनी एनर्जी लॉस होगी उसकी, आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध उसको कार्य करना पड़ा, जिसके कारण उसकी एनर्जी लॉस हो गई। ये सेल से जब हम धारा लेते हैं उस समय टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ये आपका रिलेशनशिप आ गया। इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, इसी को हम आगे चलते हैं, देखिए आप समझिए। पहली चीज जो हमने अभी निकाली, जब सेल से परिपथ में धारा ली जाती है, अर्थात सेल को निरावेशित किया जाता है, निरावेशित किया जाता है। निरावेशित करने का मतलब डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने का मतलब ये सेल थी हमारी, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका ईएमएफ E, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इस सेल को हमने किसी सर्किट में लगा दिया जिस सर्किट का रेजिस्टेंस है R, इस सेल से करंट फ्लो हुई I, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। यदि हम इस सेल के सिरों के बीच ऐसी स्थिति में एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो वो वोल्टमीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को पड़ेगा, तब V इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, E माइनस आई। इसको ध्यान रखिएगा, यह E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये कब की कंडीशन में होगा, जब सेल को हम डिस्चार्जिंग करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग V इज इक्वल टू E माइनस आई आर और E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अब सपोज सेल को हमने, सेल से एनर्जी ली, डिस्चार्ज किया, उसकी एनर्जी खत्म होगी। मान लें हमारे पास सेकेंडरी सेल है, मतलब चार्जेबल सेल है, तो उसको फिर से हम चार्ज कर लेंगे, तो सप्लाई से जोड़ेंगे। नंबर भी, जब सेल को आवेशित किया जाता है, ये तो निरावेशित किया जाता है भाई, जब सेल को निरावेशित किया जाता है, सॉरी निरावेशित तो होगी, आवेशित किया जाता है, जब सेल को आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। ये एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। मतलब तब क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए,
ये हम सोर्स लें, ये हुआ सोर्स। सोर्स में बैटरी चार्जर मान लीजिए, सोर्स मीन्स चार्जर। चार्जर से हम क्या करते हैं भाई, हमको अपनी बैटरी को, अपने सेल को चार्ज करना है, तो सेल के टर्मिनल्स को या बैटरी के टर्मिनल्स को हम कहां जोड़ दें, इस चार्जर के दो टर्मिनल्स पे लगा दें। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ईएमएफ ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब मान लें जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, उस समय इसका ईएमएफ मेजर करेंगे, या उस समय इसके सिरों के बीच हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तब ये V इज इक्वल टू, निरावेशित करते समय नहीं, आवेशित करते समय V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। क्वेश्चन होएंगे भाई E प्लस आई आर, और E इज इक्वल टू V माइनस, ये ध्यान रखिएगा। आवेशित करते समय जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा कम आता है। इस समय आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है भाई, V इक्वल टू E प्लस आई आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध इस समय करंट फ्लो का सपोर्ट करता है, वो अपोज नहीं करता है। यहां क्या करता है, जब सेल से हम धारा लेते हैं, जब इससे इसकी एनर्जी लॉस की जाती है किसी सर्किट में, उस समय धारा के मार्ग में अवरोध, आंतरिक प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करता है, उस समय वो अपोज करता है करंट फ्लो के मार्ग में इलेक्ट्रोड्स के बीच। जबकि आवेशित करते समय इलेक्ट्रोड्स के बीच जो धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होती है, उस समय करंट फ्लो जो हो रहा है उसके मार्ग में, उसके वे में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो करके, बल्कि उसका क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस उस समय उसका सपोर्ट करता है। आवेशन के समय सपोर्ट करता है और निरावेशन के समय अपोज करता है। ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी में रिलेशन हो गया। अब हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आया भाई। रेजिस्टेंस का हमने सीरीज और पैरेलल दो पढ़ा, परंतु मिश्रित क्रम में जब हम सर्किट्स में जाएंगे, नेटवर्क्स पे जाएंगे, तो कुछ रेजिस्टेंस से श्रेणी में जुड़े होंगे, कुछ समांतर में जुड़े होंगे, कहीं पर किसी और तरीके से जुड़े होंगे, तब उसको क्या कह देंगे, मिश्रित क्रम। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पर उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना वहीं पर सीखेंगे। अब हम आते हैं सेलों के का संयोजन। किस में आ जाते हैं, सेलों का संयोजन। देखिए सेलों के संयोजन में आते हैं, तो सेलों का संयोजन कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले हम पढ़ते हैं कैसे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कब पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सेल्स का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो भाई। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ क्या हो, सेम हो। ठीक, समझिएगा। मान ले हमारे पास कुछ सेल्स है, एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, अप टू सोन, ऐसे चलते रहेंगे भाई। इसका ईएमएफ ई, दूसरे का भी ईएमएफ ई, तीसरे का भी ईएमएफ ई, चौथे का भी, पांचवें का, सबका ईएमएफ क्या है, सेम। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, स्मॉल आर। हमने एन सेल्स को, कितनी सेल्स को, एन सेल्स को एक के बाद एक जोड़ दिया,
एक के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा, हमने सेल का, पहले सेल का धन सिरा छोड़ दिया, ऋण सिरे से दूसरे का धन, दूसरे के ऋण से तीसरे का धन, तीसरे के ऋण से चौथे का धन, अप टू सो ऑन। ये नहीं कि ऋण से ऋण जोड़ेंगे या धन से धन जोड़ेंगे, ऐसी स्थिति में अपोज करना शुरू कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ऋण से धन, धन से ऐसा, ये ऋण, इसके ऋण से दूसरे का धन, दूसरे के ऋण से तीसरे का धन, ऐसा चलता रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे जोड़ करके फिर हमने इसको किसी परिपथ में डाल दिया। एक्सटर्नल सर्किट है ये, इसका रेजिस्टेंस है R। अब देखिएगा, जब हम सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ देते हैं, अभी हमने सीरीज लिया है, तो बैटरी बन जाती है। पीछे पढ़ा था बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा था। दोनों को जोड़ा, ये क्या बन गई भाई, बैटरी। ऐसी बन गई है, देखना, ये ऐसा बन गया, ऐसा बन जाएगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा यहां पर, ये बनी बैटरी। ये इतनी पूरी क्या बन गई, ये कितने सेलों का कॉम्बिनेशन है, सपोज 3 सेलों का। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने कुछ दिखा रखा है, ये इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और फिर इसको एक्सटर्नल सर्किट पे डाल रखा है जिसका रेजिस्टेंस है R। क्या आप लोगों की बात समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम में हमने समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध वाली n सेलों को जोड़ दिया। तो परिपथ का अब ये सर्किट बन गया, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना, इज इक्वल टू N इंटू E। कितनी सेलों को हमने जोड़ा है, N सेलों को, लिख देना ऊपर, माना N सेलों। कैसी N सेलों को, जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R सेम हो, N सेलों को श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट मींस बैटरी बन गई है। कितना आ गया, टोटल ईएमएफ NE। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का मतलब परिपथ में जोड़ रखे इन सेलों को, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर अप टू N टाइम्स क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो कितना आ गया N। देखिए, सेलों को हम किसी परिपथ में क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं, इसलिए बैटरी बना रहे हैं, चाहे श्रेणी में, चाहे समांतर में, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसलिए सेल्स को जोड़ते हैं कि हमको एक बैटरी मिले, ऐसी बैटरी मिले कि उससे मैक्सिमम करंट फ्लो, करंट चाहिए हमको सर्किट में। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये देखो NR तो ये हो गया और फिर कैपिटल R ये हो गया, ये कैसे हो गए, सीरीज में, इज इक्वल टू R प्लस NR। इतनी बात क्या सबकी समझ में आ गई? तो हम
अतः अतः परिपथ में प्राप्त धारा आई बराबर ओम से लॉ लगा दोगे फिर से। यहां से करंट आई फ्लो होएगी, देखना ये आई 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 इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल। मैं लिख दे रहा हूं टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल। ओम्स लॉ ही है ये। टोटल ईएमएफ, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, परंतु यहां टर्मिनल मत कहना अभी, भले ही हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, परंतु आप लिखना कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। V इज इक्वल टू आई आर, यहां E इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर के बदले टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, टोटल ईएमएफ हो गया हमारा N इंटू ई। एक शेल का E है तो N शेलों का NE, ये ध्यान रखना है सीरीज में। कब, जबकि सभी सेलें समान विद्युत वाहक बल की है। सभी सेलें ऐसे हमने सीरीज में जोड़ रखी हैं जिनका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी सेम है। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये नंबर 18वीं चीज आ गई भाई। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यदि एन स्मॉल आर इज मच लेस देन आर, तो देन मतलब सेल्स का, सभी सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम हो जाए। मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जब बहुत कम हो तो तब इसको एनआर को नेग्जिबल मान लोगे, एनआर को नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्टिंग स्मॉल एनआर, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई अपॉन आया जी, एन इंटू ई अपॉन आर, एन इंटू ई अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू आया आपका एन इंटू ई अपॉन आर, का मतलब हुआ एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। ई अपॉन आर का मतलब एक सेल से जो करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही लो हो, तभी सेलों को सीरीज में जोड़ के फायदा होगा। क्योंकि एक सेल से जितनी करंट मिली 10 सेलों को जोड़ेंगे तो 10 गुना मिल जाएगी, 5 सेलों को जोड़ेंगे 5 गुना मिल जाएगी। तो तभी सेलों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब माना ऐसा हो जाता, नंबर 2, नंबर यदि एनआर इज मच ग्रेटर देन आर, सेलों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता, एक्सटर्नल बहुत कम हो जाता। या ये मान लो कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से टू मच हो, तो देन आई इज इक्वल टू एन ई, इस कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दोगे आप, एन ई अपॉन एन आर का मतलब ई अपॉन आर, एक सेल से प्राप्त धारा। ये देखिए कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सेल से जितनी धारा मिल रही है उतनी ही धारा 10 सेलों को, 15 सेलों को, 20 सेलों को जोड़ करके भी मिल रही है, तो ऐसी बैटरी बना के कोई फायदा नहीं। तो मैं यहां पर नोट लगा दे रहा हूं। क्या नोट लगा दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना। 1 नंबर में कभी कभी पूछा भी जाता है। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो,
कम हो, काफी कम हो, तभी उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तभी लाभ होगा भाई, मैक्सिमम करंट तभी मिलेगी when the internal resistance of the cells is too less than external resistance, then current in the circuit is maximum। ये हमने निकाला है, ऊपर देखिए, एक सेल से प्राप्त धारा का n टाइम्स मिल रहा है, I इज इक्वल टू एन अपॉन आर। जब कब मिल रहा है, जब NR इज मच लेस देन कैपिटल आर, तभी इनको, जबकि NR इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक सेल जोड़ोगे तब भी धारा उतनी ही मिलेगी, 10 सेलों को जोड़ोगे तब भी धारा उतनी ही मिलेगी, तो ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, इनको सर्किट में कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, कोई लाभ नहीं होगा। अब हमारा बच गया, ये तो तब की स्थिति है जब सेलों का ईएमएफ एंड स्मॉल आर इज सेम, पर जब अलग अलग होगा तब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है इस कंडीशन के लिए, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर सेलों का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट लेंगे, फिर उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल